सकते हैं, जब इंसान ही उसको ये नहीं कर सकता सहन, तो वो भी नहीं करेगा। और उनके बंदरों में और एक आदत होती है, वो एक दूसरे के चूहे भी देखते हैं, मतलब जिसको बोलेंगे हम जो बाल देखते हैं और एक दूसरे को खुजाते भी है। तो ऐसी स्थिति में वो खुजाया जाएगा, अपना भी शरीर दूसरों का भी शरीर, तो निश्चित रूप से खाज खुजली जो है वो अपना काम करेगी और उससे वो इतने परेशान हो जाएंगे कि कम से कम उस खेत में या उस छत पे फिर से नहीं आएंगे। तो खाज खुजली का प्रयोग जैसा आपने कहा है कि पेपर पे लाही डालना, उस पर खाज खुजली के फलों को रखना, उस पर चना डालना और फिर उसमें लाल मिर्ची और फिर से ऊपर उसमें लाही और चने डालो। तो इनका इस पे कई सारे प्रयोग किए गए और वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे निश्चित रूप से जहां पे ये रखा जाता है उस खेत में या उस छत पे फिर से बंदर नहीं आते। दूसरा उपाय जो कहा गया है कि एक ग्लास में जमाल गोटा पानी में डाले, एक ग्लास में पानी लेवे, जमाल गोटा उसमें पानी में डाले और इस पानी को टमाटर और केलों में इंजेक्ट करें। इंजेक्शन लेना है, 5-10 रुपए की सिरेंज मिलती है। ये जमाल गोटा का जो पानी है उसको लेना है सिरेंज से और कुछ टमाटर और केलों में इंजेक्ट करना है और वो बंदर खाए ऐसे जगह पे रख देना है। तो निश्चित रूप से ऐसे टमाटर या केले अगर बंदर खाते हैं तो जमाल गोटा तो अपना डिसेंट्री का काम कर देगा और उससे ऐसी हालत बन जाएगी उन समूहों की या बंदरों की कि वो फिर से उस खेत में या उस छत पर नहीं आएंगे। तीसरा जो चर्चा में बात आई थी कि सुअरों को कैसे रोके। आमतौर पर गन्ने की खेती जो होती है, तो गन्ने की खेती में सुअरों की बड़ी तादाद होती है, झुंड में चलते हैं और कई बार पूरे के पूरे गन्ने के खेत भी साफ करते। यह अनुभव मैंने भी, जब मैं गन्ने की खेती करता था एक 15-20 साल के पहले, तो मैंने भी यह अनुभव लिया है कि बहुत टोली में आते हैं और छिपे रहते हैं और गन्ने को पाड़ देते हैं वो, और गिर जाता है और नुकसान बहुत करते हैं। तो उनके लिए जो प्रयोग बताया गया है कि सफेद धोती, साड़ी सफेद वाली चारों तरफ बांध दो तो सुअर नहीं लांघेगा। सुअर की एक प्रॉपर्टी है, मतलब उसका एक ये कैरेक्टर है कि वो कोई लांघता नहीं है। यहाँ पे खुला रास्ता दिखता है वहां तो दौड़ जाएगा वो, लेकिन किसी को लांघने की, किसी चीज को लांघने की उसकी स्थिति नहीं होती। तो आसान उपाय बताया गया कि सफेद धोती या सफेद साड़ी अगर जहाँ पे भी जिस खेत में आते हैं वहां पे अगर अपन बांध देते तो निश्चित रूप से वहां पे वो लांघेगा नहीं और खेत में आएगा नहीं। दूसरा उपाय बताया गया है कि 4-5 दिन का बासा सड़ा हुआ आटा, क्योंकि सुअर जो है वो अच्छा अनाज नहीं खाता, वो बासा और सड़ा हुआ आटा ही खाता है। तो ये सड़े हुए आटे में यदि हम जमाल गोटा का पानी बना के उसमें डाल देते हैं तो निश्चित रूप से जमाल गोटा तो अपना डिसेंट्री का काम करेगा और उस स्थिति में सुअरों को रोकना आसान हो जाएगा। सुअर उस खेत में दोबारा नहीं आएंगे। एक किसान ने प्रश्न पूछा था कि सर हमारे इलाके में तो नीलगाय आती है, इन नीलगाय को कैसे रोका जाए, क्योंकि नीलगाय का भी प्रभाव जो होता है कुछ धान फसलों में, और जहाँ पे आमतौर पर जो जंगल होते हैं तो जंगल से सटी हुई जो खेती होती है वहां पर इसका प्रभाव होता है। तो नीलगाय को कैसे रोका जाए, तो उसका भी जवाब दिया गया कि आसान तरीका है कि गोमूत्र जो है वो 15 से 20 फुट तक स्प्रे कर ले। उनका कहना था कि इसके प्रयोग ऐसे किए गए कि गोमूत्र अगर 15-20 फुट जिस मतलब बॉर्डर जो है अगर, और जिस खेत में आते तो वहां से 15 या 20 फुट चाहे अंदर में करो या बाहर में करो जैसी भी स्थिति हो, कि गोमूत्र का यदि स्प्रे कर ले और हर 8 दिन के बाद में ऐसा करो तो गोमूत्र के छिड़काव को नीलगाय सहन नहीं करती और वहां पे वो नहीं आएगी। इतना आसान तरीका नीलगाय को रोकने का बताया गया। और आखिरी में दीमक के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था कि दीमक को कैसे रोके, चाहे घर की हो या खेत की हो। तो उसके बारे में भी जो प्रयोग
वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ में जो प्रयोग हुए हैं उसके बारे में बताया गया कि 3 हंडिया ले और उसमें जो अपना काउडंग बोले या गोबरी बोलते अपन, सूखी गोबरी के टुकड़े उसमें डाल दे। उसमें मक्के का डंठल, ऊपर के दाने खाने के बाद में जो डंठल बचता है वो डंठल भी उसमें डाल दे। उसमें 10 ग्राम हींग डालना है और मटके को नीचे से होल कर देना है, छेद कर देना है। और इसको, ये छेद किए हुए हंडी को, जिसमें ये ऊपर की चीजें डाली गई है, मतलब उसमें गोभी के टुकड़े डाले हैं, मक्के का डंठल डालना है और 10 ग्राम हींग डाला है। तो ऐसे छेद की हुई हंडी 3 ईंटों पर रखनी है, जैसा हम चूल्हे पर का बर्तन रखते हैं उस तरह से उसको जमीन से थोड़े से अंतर पे रख देना है, 3 पत्थरों पे। तो सारी दीमक जो है उस एरिया की पूरी मटके में अट्रैक्ट हो जाएगी और मटके में, हंडी में वो जमा हो जाएगी। इतना आसान तरीका है। और दूसरा उपाय जो कहा गया है कि 9 लीटर पानी लो, 1 लीटर उसमें इंजन ऑयल, जो अपन इंजन ऑयल में जो स्कूटर में, मोटरसाइकिल में या और भी चीजों में जो इंजन ऑयल जो खराब रहता है, वेस्ट रहता है, तो 9 लीटर पानी, 1 लीटर इंजन ऑयल, इनको मिक्स करना है। और छोटे जो नाई का स्प्रे रहता है, जो छोटा अपन किसी भी नाई के पास में जाए तो बोतल में वो स्प्रे करता है, तो ऐसे नाई के स्प्रेयर से दीमक जहां पे होती है वहां पे, उस जगह पे 3-4 दिनों के अंतराल से वहां पे स्प्रे करना है। तो निश्चित रूप से कहा गया है कि यह जो इंजन ऑयल का जो प्रभाव होता है, तो इंजन ऑयल की जो स्मेल आती, वो इंजन ऑयल के स्मेल से, एक छिड़काव से वहां पे दीमक नहीं आएगी। किसान भाइयों, ये बहुत सरल और आसान और वैज्ञानिक तरीके से जाने पहचाने परखे हुए उपाय है, लेकिन इसको कई यानी खेतों तक या किसानों तक यह जानकारी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जानकारी जो है ये बहुत हमारे, हम सबके लिए मतलब आसानी से उपलब्ध हुई है और इसी को मैं उपलब्ध कराना चाहता था। मैंने सदन में यह उपलब्ध करा दी है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आपने पशु पक्षियों और कीड़ों से फसल की कैसे रक्षा हो, इस उपाय को आपने बताया। मैं चाहूंगा सदन के में उपस्थित किसी हमारे किसान भाइयों का, उपस्थित सदस्यों का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो इस विषय पर जो आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने रखा है, तो सादर आमंत्रित हैं, आप कर सकते हैं। चाहे अपना अनम्यूट करके और अपनी बात कर सकते हैं। दीमक यानी क्या? दीमक जी, दीमक यानी क्या? अच्छा, दीमक माने दीमक वो होता है बहन जी, जो अंदर जड़ों में, पेड़ों की जड़ों में लग जाता है, तो उसको दीमक कहते हैं। आपके यहाँ कुछ ना कुछ कहते होंगे वहाँ महाराष्ट्र में, डॉक्टर किशोर दुबे जी जानते होंगे। बहन जी हेलो पूछ रही है प्रणाली दीमक। दीमक हेलो प्रणाली दाई। हाँ, दीमक म्हणजे जिथे जहाँ पे गीलापन रहता है ना, वहां पे मतलब जो अपने प्लाईवुड को भी खा लेते हैं, और जो जो अलमारियां वगैरह है वहां पे अगर गीलापन है तो वाळवी यस, बोलते। हाँ, कुछ जगह पे उसको वाळवी बोला जाता है। ओके ओके। आदरणीय बहन जी प्रणाली जी ने को समझा दीमक क्या होता है। और किसी भाई का कोई सवाल हो, मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए सवाल जिनके मन में होंगे वो बताते रहेंगे। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को, ओम सुप्रभात। आज की योग कक्षा अच्छी रही बहुत,
और शायद कुछ चीजें छूट गई हैं तो अगली बार बुला करके उनको फिर से क्लास दी जा सकती है। जहाँ तक के डॉक्टर दुबे ने इतने सारे उपाय बताए हैं, अलग-अलग जो प्राणी हैं, जो खेती को नुकसान करते हैं, उसका उसके बारे में भी बताया। अब तो बंदर तो अब शहरी क्षेत्रों में भी ज़्यादा उत्पात करने लग गए हैं। मुझे लगता है तो कई जगह पर तो वो ग्रामीण क्षेत्रों से भी ज़्यादा उत्पात शहरी क्षेत्रों में कर रहे हैं। और शहर के कई क्षेत्रों में बाहर निकलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है अगर आप थैली लेके जा रहे हैं, अगर कोई बच्चा जा रहा है। तो इस समस्या का जो समस्या है उसको मुझे लगता है कि फिर से समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ जो प्राणी हैं उनके लिए जो जगह है या भोजन है वो कम भी होते जा रहा है और हर कोई उनको भगाने की कोशिश कर रहा है या हर कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है, मारने की नहीं तो भगाने की कोशिश हो रही है। तो इसका क्या एक स्थायी समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि अगर मैंने अपने खेत से, अपनी छत से किसी प्राणी को नहीं आने दिया और उसके लिए उसके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की कि उसको खुजली हुई है या उसको परेशानी हुई है, तो उसका प्रभाव हो सकता है कि हमारे पड़ोसी के घर पर भी पड़े। बगल के पड़ोसी नहीं तो दूसरी गाँव में जाकर के पड़े या शहर में जाकर के पड़े और ये चक्र जो है चलते रह रहा है। दिल्ली में कई दिन कुछ वर्ष पहले जब बहुत सारे बंदर हो गए थे, तो उनको पकड़ के उनको उत्तराखंड के जंगलों में छोड़ दिया गया, उत्तराखंड की सीमा में छोड़ दिया गया कि यहाँ तो जंगल होंगे, यहाँ ये जंगल में चले जाएँगे, जंगल में विचर जाएँगे। लेकिन उनको जंगलों में भी स्थान नहीं मिला, मतलब खाने को नहीं मिला और सब के सब फिर धीरे-धीरे गाँव में जहाँ गाँव थे, वहाँ गाँव में चले गए, नहीं तो शहरी क्षेत्रों में आकर के बस गए और वहाँ पर आकर के अपना कार्य करने लगे। तो प्रश्न ये है कि यह सिलसिला कब तक के चलते रहेगा? कोई हमारे पास क्या कोई स्थायी समाधान है, जिससे कि हम अ, अपने आप को तो बच रहे हैं, लेकिन दूसरे को नुकसान हो सकता है? क्योंकि जो प्राणी खुजली से दुखी होकर के दूसरी जगह जाएगा, उसके अंदर भी कुछ भावनाएँ हो सकता है तो हो सकता है कि ज़्यादा उत्पात करे। इस दुःख से कि उसको भी परेशान किया गया है या उसको परेशानी मिली है, तो मैं दूसरी जगह दूसरे को भी परेशान करूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ऐसा मेरा ये नहीं है कि ये सबकी बातों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी तरफ मैंने कुछ दिन पहले अभी देख रहा था, तो कुछ लोग आकर के जो शहर के बाहर के रास्ते हैं या हो सकता है कि गाँव में भी ऐसा होता हो, उन्होंने अपना घर का बचा-बचा भोजन या कुछ केसेज़ में तो फल और बाकी अच्छी चीज़ें, मक्का, वो सब तैयार कर के रोड के किनारे फेंक दिया और वहाँ पर बंदर आकर के सबने उसका भोजन ग्रहण किया। तो हमारे समाज में भी इस तरह की भावनाएँ हैं, होती हैं कि कुछ लोग भोजन देने के लिए तत्पर हैं जानवरों को और कुछ लोग उससे दुखी होकर के उनसे निजात पाना चाहते हैं। आज की हम चर्चा इस बात पर करें कि हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या हमारी मानवता क्या है और हमारे लिए सही रास्ता क्या है? क्या केवल किसी को भगाने से ही उस समस्या का स्थायी समाधान निकल पा रहा है या हमें इस दिशा में और प्रयास करने की ज़रूरत है? क्योंकि आज समय है, इसलिए मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बारे में सोचें और अपने विचार देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर जी। आपने जो मार्गदर्शन दिया है, अ, अपनी सरलता के साथ आप हर प्रतिदिन हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी प्रकार आपने आज जानवरों से हमारे परिवार में, गाँव में, मोहल्ले में, बस्ती में, मकानों पर और खेती पर कैसे सुरक्षा की जाए, इस विषय पर आज आप हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, आपने भी अपना सुझाव दिया है। सदन में उपस्थित हमारे
भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, अगर किसी के घर में कोई बंदरों से कोई समस्या है, अगर समाधान चाहते हैं तो अभी सदन में बताई गया है, और भी अगर कोई चर्चा इस बारे में करना चाहता है, किसी के पास और कोई उपाय है तो जी बता सकते हैं। जी ओम। जी ओम। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका स्वागत है। सर, हमको प्रशिक्षण में ये बताया गया था कि मनुष्य ने जो है उनके भोजन को समाप्त कर रहे हैं। जैसे कि आंवला है तो नीचे से ऊपर तक सारे आंवले काट काट के तोड़ लेते हैं, इसी तरह से अचार को तोड़ लेते हैं। तो जो फल वो खाते हैं वो पूरे के पूरे फल हम अपने लिए तोड़ लेते हैं, तो वृक्ष को भी नुकसान कर रहे हैं और साथ साथ वो डालियां जो है और उनका भोजन समाप्त कर रहे हैं। तो ये बताया गया हमें कि ऊपर के फल जो है उनके लिए छोड़ना चाहिए और कुछ फल बीज के लिए भी छोड़ना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो वृक्षों के बीज भी समाप्त होते जाएंगे, नए वृक्ष बनेंगे नहीं, और ये जो जानवर है जो उनको फल खाने के मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे तो वो शहरों की तरफ आएंगे। तो उसका सही तो यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और उनका भोजन जो है उनके लिए कुछ मात्रा में छोड़ा जाए। जी ओम। धन्यवाद मेहरा जी। और मैंने देखा है कि शहर में जंगलों की में जो सड़कें हैं वाहन निकलने वाले, उन सड़कों पर पूरी सड़क पर बंदर बैठे रहते हैं और दिन भर वो वाहनों के उसमें रहते हैं कि वाहन वाले आए हमें कुछ भोजन दे, चाहे कोई भोजन दे अथवा ना दे, लेकिन वो भूखे उस रोड पर बैठे रहते हैं। इससे तो सारे जो है जो जानवर है, जो बंदर हैं, वो जंगल छोड़ करके और सड़कों पे आ गए हैं, जिससे एक्सीडेंट भी होते हैं और दिक्कतें होती हैं। अब वो शरद वर्मा जी उपस्थित हैं सदन में, वो अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। सदन को प्रणाम। जो दुबे जी ने कंट्रोल करने के तरीके बताए वो ठीक है, लेकिन कुछ मेरे दिमाग में भी कंट्रोल करने के तरीके आ रहे हैं। तो मैं भी बताना चाहता हूँ सदन को कि अगर इनकी कोई ऐसा रिसर्च करे और इनकी आबादी कंट्रोल करे तो लोग ज्यादा सफल होंगे। और दूसरा, इनको अगर कुछ बना हुआ खाना देते हैं तो ऐसा मानने में आया है कि बने हुए खाने से ये लोग थोड़ा बीमार होते हैं। तो जैसे जो जानवर फल खा रहे हैं तो इनको फल के रूप में इनको फल दिया जाए। और कुछ हमारे यहाँ फॉरेस्ट में रिजर्व एरिया को सील कर दिया है जहाँ पे आदमी नहीं जा सकते, और वहां सारे जानवर छोड़े गए हैं। और उन जंगलों को फॉरेस्ट द्वारा आरक्षित करके उनमें बहुत झाड़ पेड़ जो विभिन्न टाइप के फल दे सकते हैं उस टाइप के पौधे वहां पे लगाए गए हैं। और उसको इतना रिजर्व कर दिया कि वहां पे कोई भी सरकारी, जैसे हमारा भी हाईवे बन रहा था तो उतना रोड नहीं बन पाया 13 किलोमीटर का। रिजर्व कर दिया गवर्नमेंट ने कि कोई भी गतिविधि वहां नहीं चलेगी, और वो गतिविधि अगर वहां पे आपको रोड बनाना है या रेलवे निकालनी भी है तो उसके लिए आपको अपनी विधानसभा राज्यसभा वहां पे पास कराना पड़ेगा। तो बहुत कठिन किया, और जानवरों के लिए सरकार काफी कुछ अच्छे कदम उठा रही है। अभी हमारे यहाँ जो रिजर्व एरिया है वहां पे भालू, और अभी जैसे मड़ई के पास है तो शेर, ये हाथी लाके छोड़े गए। तो रिजर्व एरिया दिए गए हैं जहाँ पे कि झाड़ पेड़ लगा के पूरा उनकी सुरक्षा की जा रही है। इस ओर भी सरकार काम कर रही है। और मेरे ख्याल से इनका अगर जैसे बंदरों की संख्या बढ़ रही है तो इनका वंश कंट्रोल करने का कुछ होना चाहिए, जिससे एक बंदर जो जितनी तादाद में बच्चे देते हैं तो वो तादाद में अगर रोक लगाई जाए तो शायद इस समस्या का हल हो सकता है। और भी जानवरों में ये जैसे सुअर बहुत ज्यादा आती है तो सुअरों का भी आबादी कंट्रोल की जाए, या इसको जैसे गवर्नमेंट सुअर पालन पे जोर दे रही है
जो लोग पालते हैं, तो उन लोगों को ये चीजें दी जाए। जी ओम, इतना ही। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। मुझे लगता प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए वैसे जानवर सभी जरूरी है, परंतु हमारे जंगल जो है नष्ट होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें ऐसा दिख रहा है, और ये बढ़ रहे हैं। बढ़ते तो पहले से ही होंगे, हर जानवर बढ़ रहा है, और इंसान है, जानवर है, पशु पक्षी सभी, परंतु उनके जो आसियाने हैं, उनके जो साधन है, उनका जो भोजन है, वो मानव के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, जिसके कारण ये स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे बीच में सदन में आदरणीय रामकिशोर रघुवंशी जी अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पशु पक्षी जानवरों से हमारे फसल की रक्षा कैसे हो, इस विषय पे आज चर्चा हो रही है। तो आप आइए और अपना सुझाव देने का कष्ट करें। रामकिशोर रघुवंशी जी। जी ओम। जैसे सदन को मैं अभी शरद जी ने बताया कि जो जितने भी जंगली जानवर हैं और खास करके जो बंदरों वाली समस्या है, तो इसमें क्या है कि स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस है। खास तौर पे मनाही है कि आप बना हुआ भोजन या घर से ले जाके जो बिस्किट या दूसरी चीजें उनको प्रदान करते हैं, इससे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाता है। वो साफ तौर पे मनाही है। हम लोग भी ऐसे पचमढ़ी गए थे, तो जब यहाँ पे संकेत भोनवे साहब कलेक्टर थे, और उन्होंने नेशनल फ्लोरिकल्चर का एक एग्जीबिशन रखा था पचमढ़ी में, 3 दिन उनके साथ रहे थे। तब उन्होंने भोनवे साहब ने स्ट्रिक्टली इस चीज को बोला था कि जो जिसका हैबिटेट है उस हैबिटेट को चेंज ना किया जाए। अब जब किसी के हैबिटेट चेंज होते हैं, उनके आशियाने बिगड़ते हैं, तो ऑब्वियसली है आपसे कोई आपका घर छीनेगा तो आप आपकी मुद्रा भी बदल जाएगी, स्वभाव भी बदल जाएगा, और ये सब चीजें। तो इसमें कुछ चीजें हम कर सकते हैं कि अभी जितने आपके मेड़ की बाउंड्री प्लांटेशन है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी बताया कि उनके लिए आप खाना छोड़ दें, थोड़ा खाने के लिए कुछ फल छोड़ दें। रमेश चंद्र मेहरा जी ने बताया कि अगर आप थोड़े थोड़े फल उनके लिए छोड़ेंगे तो वो है। लेकिन ये इससे एक ड्रॉबैक और है कि अगर आप उनके लिए थोड़े थोड़े यहाँ पे अपने खेतों के में छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो स्वाभाविक आना शुरू कर देते हैं। फिर उनको पूरी फौज को पता चल जाता है कि अभी यहाँ पे हमारे लिए उपयुक्त भोजन है। तो इससे किसान का ये पाया गया है कि हमने भी ये प्रक्रिया की थी, लेकिन वो नुकसान जरूरत से ज्यादा हो जाता है फार्मर का। जिस तादाद में ये पैदा हो रहे हैं, उस तादाद में, जैसे अभी हमारे आदरणीय मुन्नीलाल सर ने कहा, ये तो पहले भी पैदा होते थे, पहले भी सृष्टि का संचालन हो रहा था सारी चीजों से। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन का एक मैटर है कि फॉरेस्ट्री एरिया कम हुआ है और ये एरिया बड़ा है। तो इसका कोई अभी तक, हम लोगों ने तो खेत में अभी सोलर फेंसिंग यूज की है। किसान अगर मान लो छोटा किसान है, अगर 2-2.5 एकड़ जमीन है, उसके पास 1 एकड़ जमीन है, उसने कोई मॉडल तैयार किया है, तो अगर वो छोड़ भी देते तो गवर्नमेंट तो उसके लिए किसान को कुछ नहीं दे रही है। किसान को ही अपने लिए सब कुछ करना है। तो अब इनको प्रबंध के लिए हमारे यहाँ सुअरों का बहुत आतंक था, और एक जो काला हिरण आता है वो भी हमारे यहाँ बहुत आता था। अब मोर तो खैर आते हैं, तो उसके कारण क्या है, सांपों की हमारे यहाँ क्वांटिटी 2 पौंड होने के कारण तालाब में इतने सांप प्रतिदिन 4 या 5 सांप निकलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो 5 सांप निकलना 5-5, 6-6 रोज के दिन के निकलते थे। लेकिन जैसे जैसे मोर की पॉपुलेशन बढ़ती गई तो सांपों की संख्या कम होती चली गई। तो एक दूसरे पे ये आहार श्रृंखला है। जैसे अभी चारा जो घास होता है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, सब एक दूसरे का जो साइकिल है ऐसे मेंटेन होता है। तो जो उनका हैबिटेट चेंज होता है जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है, नहीं तो सब एक दूसरे का साइकिल है, ये इसको खाएगा, ये उसका भोजन, ये उसका भोजन, ऐसा करके गोल चक्र चलता है। तो अब ये साइकिल डिस्टर्ब हो गया, इसलिए सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो जब तक थोड़ा बहुत एग्रो फॉरेस्ट्री पे गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, आप अपनी सुरक्षा तो हमें खुद ही करनी होगी। ऐसा कोई अभी नहीं आया है कि अभी बंदरों को आप रोक लें, तो उसके लिए अभी आप सोलर फेंसिंग एक विकल्प है जिसपे आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या किसान का नुकसान नहीं होगा। मैं किसान को केंद्रित करके ये बात बोल रहा हूँ। बाकी खैर वो तो उनका हैबिटेट है, ये पूरा संसार ही उनकी जगह हमने छीन ली। अभी मैं डॉक्टर आपके हमारे दुबे साहब हैं यहाँ पे एक और,
तो उनसे भी मिला था, उनसे भी इस विषय पे चर्चा हुई थी। दाहिया साहब से भी चर्चा हुई थी। तो उन्होंने बहुत एक सरल बात कही, मुझे वो चुप भी गई और सही बोला। बोले लोग नदी किनारे घर बना लेते हैं और ऐसी जगह पे अतिक्रमण कर लेते हैं, फिर सरकार को कंप्लेंट करते हैं कि साहब वो तो हमारा घर तो पानी में बह गया फलाना। तो नदी आपके रास्ते में नहीं आई, आप नदी के रास्ते में आए। तो वो हमारे रास्ते में नहीं आए, हम उनके रास्ते में आ गए, इसलिए सारी समस्या पैदा हो रही है। तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है ना नेचर का, वो डिस्टर्ब हुआ है। तो उसमें आप किसान अपने आप को कैसे कैसे बचा सकता है जिससे जानवरों को भी नुकसान ना हो और किसान का भी नुकसान ना हो। नेचर में कहा है, रामायण में भी तुलसी बाबा लिखते हैं कि वो खुद ही बनाती है सृष्टि, क्या करती है, खुद ही निर्माण करती है और खुद ही संहार करती है। और बिन पग चले सुने बिन काना, आपने वो चौपाई सुनी होगी। तो वो बगैर कान के सुनती है, बगैर पैर के चलती है। तो हम सृष्टि को उसके हिसाब से उसके बहाव में बहने दें। केवल हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, बस इस बात को केंद्रित करके और अपनी अच्छी उन्नत कृषि करें। जी ओम। जी धन्यवाद रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सदन ने सुना। सदन में कोई भी व्यक्ति अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो पहाड़ से नीचे उतरे और सदन में अपना सुझाव देने का कष्ट करें। और शरद जी से निवेदन करता हूं कि वो इमली बेरी के पेड़ के नीचे आ जाए, तो संवाद अच्छा रहेगा। जी जी जी, आदरणीय धन्यवाद, प्रणाम, सदन को नमन। और क्योंकि मैं पहाड़ के नीचे आ ही गया हूं तो मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी। सभी को प्रणाम। जैसे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने कहा कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। एक तो एक सुपर कॉन्शियस और सुपर पावर के लिए ये शब्द हमारे तुलसी बाबा जी ने दिए हैं। और एक जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस है उसके लिए भी ये शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, ये चौपाई की पंक्तियां प्रयोग की जा सकती हैं। वास्तव में आज का जो महत्वपूर्ण विषय आदरणीय श्री दुबे जी ने सामने रखा है, वो त्वरित उसकी कार्यवाही की जाए तो उन्होंने नुक्से रखे, वो बहुत ही उपयोगी हैं। लेकिन जो द्वितीय जो कि हम नैसर्गिक खेती नेचर के साथ चलने की बात करते हैं, तो ये सामने आता है कि हमने कितना अनबैलेंस कर दिया है, कितना असंतुलित कर दिया है अपनी प्रकृति को। केवल अपने खेत में केमिकल्स की बात नहीं है, हमने तो अपने पर्यावरण से लेकर हमारे की पारिस्थितिकी को भी हमारे कारण नुकसान हुआ है। इसी का एक उदाहरण जब ये सामने आया है, यानी जो आज चर्चा सामने आई, तो 3 दिन पूर्व में अपने पुराने जो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बना है। तो कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था योगाहार की ही। योगाहार की बात, ऐसे लोग थे वो जो देहरादून से पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग देहरादून में रहते हैं। तो मैंने उनसे चर्चा की क्यों ना हम अपने अपने घर पे जैसे जो प्रणाली बहन जी ने परसों कहा था, तो उस शाम को हम ये चर्चा हुई कि घर पे अपने किचन गार्डन तो है ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, उसको फिर से हम बनाएं। तो देहरादून में ये बात लोगों ने कही, मित्रों ने कही कि बंदर बहुत हो गए हैं। जब ये बंदरों की बात आती है, जब हम अपने इस नव सृजन की बात करते हैं, तो तब मुझे एक ध्यान में आता है कि हम तो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। कई बार देहरादून को स्मार्ट सिटी की घोषणा होती है कि स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी में क्या 4 इलेक्ट्रिक बसें लगाई जाती हैं। ये आलोचना नहीं, ये एक संवेदना है कि अब क्या हम कुछ चीजों को, कुछ भौतिक वस्तुओं को खड़ा करके क्या हम इस प्रकृति के साथ स्मार्ट बन सकते हैं क्या? जहां देखा जाए बंदर घरों में घुस रहे हैं, तब ये चर्चा आई, एक घंटे की चर्चा में ये बात सामने आई कि अगर हम स्मार्ट सिटी को सहारा दें, उसकी आलोचना न करें, तो हम देहरादून के नागरिक जो वहाँ पे जो टी गार्डन है देहरादून के बीच में, और वो एकमात्र क्षेत्र ऐसा होने वाला है कि जहाँ वृक्ष हैं और वृक्ष भी न के बराबर होने वाले हैं। तो हम उन वृक्षों को भी संरक्षण दें, साथ में वहाँ पे फलों के पौधे लगाए जाएं, पुष्प लगाए जाएं, और साथ में जो शहरी लोग हैं जो जिनके यहाँ भोजन बचता है, वो उस क्षेत्र में उस भोजन की ऐसी व्यवस्था करें। क्योंकि सड़कों पर किनारे भोजन देना, एक्सीडेंट का इतने ज्यादा उदाहरण सामने आ रहे हैं। तो उस क्षेत्र में
जो फॉरेस्ट एरिया है, टी गार्डन एरिया, टी स्टेट एरिया है, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहाँ पे फल फ्रूट और जो रखे जाएं, भोजन रखा जाए बंदरों के लिए। बंदरों को एक आदत दी जाए कि वो उस क्षेत्र में निवास करें, ताकि शहरियों को न परेशानी हो और न बंदरों को परेशानी हो। दूसरी बात, फिर मुझे जब आज आदरणीय पवन सर जी ने बात करी, तो फिर याद आती है अपने कॉलेज के टाइम की। और फिर अब मैंने उत्तराखंड के लिए इसी लिहाज से, क्योंकि जो उत्तराखंड में कुंभ हुआ था, तो कुंभ के दौरान दिल्ली से लेकर के हरिद्वार से लेकर के बंदरों को पहाड़ी जिलों की तरफ भेजा गया, उधर अल्मोड़ा की तरफ, इधर चमोली, रुद्रप्रयाग की तरफ, टिहरी की तरफ। तो लोगों की बहुत परेशानी थी। मैंने इसी को लेकर के कि गाँव में क्या परेशानी है, एक छोटी नीति निर्माण पे भी कार्य करना था। तो 2008 से लेकर के 2016 तक गाँवों का भ्रमण किया 3 बार, और प्रत्येक भ्रमण था 3-3 महीने का। लेकिन अगर हम वास्तव में गाँव के स्तर पर देखें, तो वहाँ की क्या समस्या है और किस तरह से हम समाधान कर सकते हैं, ये वो ग्रामीणों से और अलग-अलग क्षेत्रों के क्षेत्र वाइज़ हम पा सकते हैं। मैंने देखा इन अलग-अलग महीनों के भ्रमण में कि हमारे गाँव के आस-पास तो कुछ जंगल हुए हैं। जंगल इसलिए हुए हैं कि हमने पलायन कर दिया है, और जिस क्षेत्र में पलायन हुआ है, वहाँ खेतों में जंगल या झाड़ियाँ बढ़ गई हैं। लेकिन जो जंगल क्षेत्र थे, वहाँ जो पेड़-पौधे हैं वो सपा चटे हैं। ना तो फल, जो जंगली फलों के पौधे हैं, और ना ही जो कॉस्टली जो इमारती लकड़ी थी, वो वहाँ रह गई है। तो वहाँ पूरा मैदान हो गया है, इसलिए जो सूअर है, जो जंगली शेर हैं, जो बंदर है, वो नीचे आ रहे हैं, गाँव की तरफ आ रहे हैं। और उत्तराखंड में तो कई गुलदार हो गए और जो चीते हो गए, उनके जो बाघ है, उनके लोग गाँवों में कई शिकार हो गए हैं। बड़ा कारण यही है कि जहाँ जंगल थे, वहाँ पूरा मैदान हो गया है, और जो गाँव के आसपास जो लोग पलायन कर गए हैं, वहाँ पे जंगल हो गए हैं, और वहाँ भी भोजन की व्यवस्था नहीं है। इसी को रखते हुए तब कृषि मंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और बाद में वो उनके मुख्यमंत्री भी बने, तो उनको भी एक ऐसे लेटर लिखा था, उनसे मिला भी था, अन्य लोगों से भी मिला था। लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति कुछ करे, कुछ व्यक्ति कुछ करे, ये पूरी मुहिम एक योगहार को अगर हम इस तरह से गाँव-गाँव में फैलाएँ और इस जागरूकता को सामने लें, तो लगता है कि इससे हमारा जो पारिस्थितिकी संतुलन भी होगा, हमारी कृषि का संतुलन भी होगा, हमारे भोजन का संतुलन भी होगा, और हमारे स्वास्थ्य भी अच्छे से हम ऐसे जी सकेंगे, अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो योग आहार गाँव-गाँव फैले, और इससे ही एक सॉल्यूशन मिल सकता है, समाधान मिल सकता है। तो सभी योगार के सदस्यों को एक बार फिर से प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया सदन को। और अभी हमारे योग शिक्षक जी उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से और आसाम से इस में सुझाव आए हैं सदन में। अब हम झारखंड चलते हैं और वहां से हम आदरणीय कृष्ण कुमार जी को आमंत्रित करते हैं। फिर हम ओंकार नाथ जी को आमंत्रित करेंगे। पहले हम सुनेंगे कृष्ण कुमार जी को, वो आए और वो भी अपना सुझाव प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जी आदरणीय कृष्ण कुमार जी, अनम्यूट कर लें। आप म्यूट हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। ओम सदन को नमन वंदन। बहुत फुर्सत में तो नहीं है, अभी खेत से खलिहान में आ चुका है मेरा धन लक्ष्मी, और वो खलिहान से अंदर ले जाने की बात है, इसलिए कि आसमान साफ नहीं है, और मैं उतना ही खेती करता हूँ जितने की मेरे घर वालों और अपनों का भरण पोषण हो, और आने वाले मेहमानों को भी थोड़ा बहुत इस बार इच्छा किए हैं शादी ब्याह में जैविक चावल खिलाएंगे। आप लोगों को सादर आमंत्रित हैं। अब तो विशेष बात तो मैं व्यक्तिगत ही कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत अधिक व्यक्तिगत हो गया हूँ। पारिवारिक सब एक बहुत बड़ा PFSC ग्रुप में एक सदस्य बनाया है आप लोगों ने। तो विशेष तो
एक ही बिंदु पर जैविक और नेचुरल प्राकृतिक और योग और व्यायाम और आसन की बात तो होती ही रहती है। जब मैं एक परिवार का सदस्य हैं, आप लोग बनाए हैं, तो मन की व्यथा भी तो अपने लोगों पर ही सुनाया जाता है। बांटने का अधिकार है और मैं भी कुछ करते भी जा रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन औसत मेरा उपस्थिति है ना, बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक हम सोचते हैं, मैं रोज उपस्थित रहना चाहता हूँ। और आज का कोई हमको इसलिए हमको आज का जो मेरा उद्देश्य आप लोग जानना चाह रहे हैं, बोलने का, हम क्या बोल रहे चाहते हैं और क्या बोल रहे हैं, इस बारे में हम तो और क्या बोलना चाहते हैं और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, इसलिए हम अभी धान का पिटाई करवा रहे थे और कर भी रहे थे। लाइन चल गया तो अभी कुछ हम मैंने होम मिनिस्टर का जो सफाई वाला कार्यक्रम है वो हम करते जा रहे हैं। एक हाथ से आप लोग से बात कर रहे हैं, ये सच्ची घटना है, ये लाइव प्रोग्राम है। तो विशेष करके मैं वो वीडियो चालू करें तो और अभी आनंद आएगा। बंधन है सबका मेरा, माफ कीजिएगा। मैं सब्जेक्ट विषय वस्तु से हट के कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं ध्यान से सुन नहीं पाया आपका हमसे क्या सुनना चाह रहे थे। धन्यवाद मुनीलाल जी। यदि आप और चाहेंगे हमको कुछ टॉपिक देते तो हम उस विषय पर बोलते। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आप अपना काम कर रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं। आपने यह बताया बहुत है कि आप एक हाथ से अपना कार्य कर रहे हैं और इसमें अपने जुड़े रहते हैं। ये किसानों भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप इतना लगाव के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। यही हम सदन के लिए बहुत काफी है कि हम किसी भी रूप में हम काम करते हुए, किसानी करते हुए भी हम इस क्लास को नहीं छोड़ते हैं। इस क्लास से इतना प्रेम है, इस कार्यक्रम से इतना प्रेम है, इसलिए आपको नमन। मैं आदरणीय ओंकार नाथ जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जी नमस्कार सभी को। डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिया है, हम लोग किसान तो काफी परेशान हैं। हमारे यहाँ भी झारखंड में भी रात में जैसे नीलगाय का प्रकोप हो जाता है और दिन में फिर बंदर का प्रकोप। जो लंगूर बंदर का दूसरा एक जाति है, लंगूर हनुमान जिसको बोलते हैं हम लोग, काला मुंह वाला, उसका प्रकोप मेरे यहाँ बहुत ज्यादा है। दिन में आके पूरा घर पर पूरा सारा फसल बर्बाद कर देना, सब पर के खपड़ा तोड़ देना, माने इसका पूरा परेशानी है। तो निश्चित रूप से बहुत परेशानी है। लेकिन जैसा कि किशोर सर ने बताया कि बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन उसमें है कि थोड़ा सा मानवीय पहलू भी है कि उनको भी परेशानी नहीं हो, उनके लिए भी एक आवास मिले, हमारे चलते उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। जंगल नष्ट हो गया, इसके चलते उन लोग भी अपना गांव में अथी कर लिए हैं। तो ऐसा कुछ उपाय हो कि उन्हें भी परेशानी नहीं हो और हमारा भी फसल सुरक्षित हो जाए। इस ऐसे कुछ उपाय पर चर्चा होनी चाहिए। खास करके कुछ वंश वृद्धि पर भी रोक लगाया जा सके। ऐसा कुछ जैसे मानव में हम लोग यूज करते हैं, तो उस तरह का कुछ उन लोग को दबा दिया जाए ताकि आगे ज्यादा वंश वृद्धि नहीं हो, या फिर उनको जंगल अथी गांव से फिर दूर किया जाए। तो इस तरह का कुछ मतलब कि चर्चा होनी चाहिए ताकि हमारा भी परेशानी नहीं हो और पारिस्थितिक कंट्रोल जो है वो भी मेंटेन रहे, बराबर रहे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय ओंकार नाथ जी, आपने अपनी बात रखी। मैं आदरणीय बने सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो भी अपना सुझाव रखें। ओम नमस्कार। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा से। जानवरों के जो विषय चल रहा है आज का, कि जानवर हमारी फसल को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं। पहला विषय तो यह आता है कि हमने जंगल खत्म कर दिए, उनका भोजन हमने नष्ट कर दिया, तो वो जाए कहाँ पर। भूखे प्राणी कहाँ पे भी जाके उसका पेट पालन करने के लिए शरण तो मांगता है वो।
उसके विपरीत प्राणी भी परमात्मा ने बनाए हैं। जैसे नीलगाय की बात कर रहे थे अभी ओंकार नाथ जी, तो जहाँ नीलगाय का प्रकोप होता है वहां पर आप घोड़ा या गधा अपने खेत पर अपन बांध कर रखेंगे तो वो नीलगाय जैसे उसको देखेगी तो वहां आना ही वो बंद कर देगी, क्योंकि नीलगाय गधे से डरती है। गधे की लात भी अगर उस क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पर गधा अगर पाया जाता है तो नीलगाय उस क्षेत्र का एरिया ही छोड़ देते हैं। जैसे हमारे गांव में प्रकोप हुआ था तो 2-4-8 दिन तक हमने गधा बांध के रखा जंगल की साइड में, तो वो नीलगायें उधर से हमेशा के लिए पलायन कर गई दूसरी तरफ। ऐसे हमारी फसल में जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहां पे पहले गांव में प्रत्येक किसान कुत्ता पाल के अपने खेत पर रखते थे कि आवारा इंसान और आवारा जानवर कुत्ते के डर से आए नहीं। जब बंदर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है तो कुत्ता अपन खेत पे छोड़ देते थे, वो कुत्ता भौंकता है तो वो सारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और 1 या 2 दिन के बाद में वहां से वो जगह खाली कर देते हैं बंदर, कि यहाँ पर तो कुत्ता भौंकता रहता है तो अपन वहां चल नहीं पाते हैं। तो प्रकृति ने एक दूसरे का जो विपरीत जो बताया, जैसे रामकृष्ण रघुवंश जी ने बताया था कि वो मोर मोर का विपरीत विकल्प है सांप। जहां सांप अधिक रहते हैं वहां मोर छोड़ दिया जाए तो वो सांप को नष्ट कर देते हैं। तो ये सब प्रकृति का नियम है। एक दूसरे के विरुद्ध जानवर पालना और उसकी जानकारी हम किसानों तक ना होना, ये हमारा एक नुकसान का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम इसको समझें, अन्यथा हम इसको ना तो बंद कर सकते हैं ना पैदाइश इसकी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है जो हम एक जानवर को मार सके। विपरीत अधिकार दे रखा परमात्मा ने, उसका उपयोग करेंगे हम तो हम सुरक्षित रहेंगे। यही मेरा सुझाव आज का। धन्यवाद सभी लोगों को। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह आर्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और हम समझ रहे हैं। मुझे ध्यान आया कि व्यक्ति कुत्ते की आपने जो बात कही है कि हमारे फसल में किसान भाई कुत्ते पालते थे। आज लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, लेकिन लोगों ने अब कुत्ते किस ऐसे पाल रखे हैं जो उनको एक कमरे के अंदर और बहलाकर फुसलाकर वो भोजन करा रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। कुत्तों को खुला छोड़ना चाहिए। देसी बीज का जो महत्व बताया गया है, इसी प्रकार से देसी कुत्ते, देसी गाय, देसी जानवरों का जो महत्व है। देसी कुत्ता हमारा घूमता रहता है, क्यों रघुवंशी जी का हंस रहे हैं। सही बात है कि कुत्तों को, ऐसे कुत्तों को पालना चाहिए जो कुत्ते मेड़ पैर खेत में घूमते रहते हैं, सुबह से जाते हैं वो घूमते रहते हैं और जहां भी चाहे पक्षी बैठे तो भौंकते हैं वो, कोई भी। अब ऐसा नहीं कि अपने घर में कमरे में कुत्ते पाले, अगर उसमें कोई आ रहा है तो वो आ ही नहीं सकता है, अगर जा रहा है तो निकल नहीं सकता। अगर मेहमान को कमरे में बिठाल दिया, अगर उसको लघु शंका भी जाना है तो वो भीतर नहीं आ पाएगा। अब क्या करें, ये बड़ी समस्या है। इस प्रकार से इसमें बदलाव लाना चाहिए और हमें कुत्ते का पालना चाहिए। हमें जैसे गधा की आपने बात कही है कि जहां गधा जो है पाल देते हैं तो वहां पर जो है नीलगाय नहीं आता है। ये एक दूसरे विपरीत पशुओं का, जानवरों का हमें इंतजाम करना पड़ेगा, तो ना हम हिंसा करेंगे और हमारी रक्षा भी हो जाएगी और पालन पोषण भी हो जाएगा। मैं रामकृष्ण रघुवंशी जी को तुरंत सुनता हूँ, फिर मैं आदरणीय बहन प्रणाली जी को सुनूंगा। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी ओम, जैसे कि आपने बताया कि आज ही अभी क्या हो गया कि कुत्ते सुरक्षा के लिए खेतों में या ऐसी जगह पे रखे जाएं या उनको, तो ठीक है। लेकिन अभी क्या है, वास्तव में सही है, मैं कई लोगों के यहाँ जाता हूँ ना, तो एक एक नहीं 4-4, दोनों गेट पे 2 कुत्ते, फिर 2 कुत्ते, फिर 2 कुत्ते। वो कहते हैं ना, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2, तो कुत्ते ही कुत्ते। और वो आप उनसे अपन नमस्कार करो कि भैया जी प्रणाम, हम यहाँ से आए, वो भैया बात ही नहीं करने देते हैं। वो भाव भाव करके इतना सर का इतना इरिटेशन हो जाता है कि वो अपन किसी के यहाँ भी पहुंचो तो वो आधा घंटा तक तो वो कुत्ते की भाव भाव सुनो, इसके बाद आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हो। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और जो लोग 4-4, 6-6 कुत्ते पाल रहे हैं ना और घर के सामने बांध रहे हैं, उन लोगों से निवेदन रहे कि उनकी संख्या कम करके उनको खेत में भेजा जाए। और दूसरी एक और अच्छा उपाय है जो मैं शेयर करना मिस हो गया। अभी हमारे साथ बंदरों के साथ साथ एक चूहे की समस्या से हर किसान परेशान है। ऐसा कोई किसान नहीं है जो परेशान नहीं हो। तो उसका एक बहुत सरल उपाय है कि यदि आपके यहाँ चूहे ज्यादा परेशान कर रहे हो, ज्यादा नुकसान कर रहे हो, तो सफेद चूहे आते हैं,
अब ये नेचर का बैलेंस है कि शायद एक दूसरे से उनके शरीर की जो गंध है वो उनको बिल्कुल नहीं भाती है और वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो यदि आपके यहाँ फसलों में या बोरों में या जहाँ किसान का अनाज रखा रहता है, अगर वहाँ काले चूहे बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिए। केवल 2 या 4 चूहे, सफेद चूहे सस्ते मिलते हैं, 20-25 रुपए में मिल जाएंगे, मैक्सिमम 50 रुपए में। जो भी आसपास बड़ा शहर हो, यहाँ तो भोपाल में मिल जाते हैं हमारे पास में। तो मैं इंदौर से लाया था, हमारे यहाँ पे हमारा जो अनाज बहुत नुकसान कर रहे थे, तो उनको बस पिंजरे में लाके रख दीजिए, तो उनकी गंध से सारे चूहे अपने आप की जगह छोड़ के और विस्थापित हो जाते हैं। जी ओम। धन्यवाद रघुवंशी जी। जैसा आपने कहा है कि चूहा की रक्षा ऐसे होगी, और आपने कुत्तों के बारे में भी सुझाव दिया है। मेरी भी आप बीती मैं भी सुनाऊंगा। मैं आप बीती सुनाता हूँ। मैं एक जगह गया और मैं रात को सो गया। उस मेहमान को अधिकतर जो है वहाँ रोक ही जाता है कहीं बाहर वाले रूम में। तो मैं सो गया। सोने के बाद में उठा और मुझे कहीं जाना था। किसी का फोन आया। मैं 4 बजे उठ के गया और अपनी गाड़ी के पास गया। गाड़ी से मैंने सामान उठाया। मैं कोई काम भूल गया कि रूम में कुछ मेरा रखा है। जैसे ही मैं रूम को उसके गाड़ी के बाहर आया, रूम में जाने को हुआ, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। अब हमारी हिम्मत ना पटे कि मैं क्या करूं। अब मैं सीधे सीधे दुबक के उसी गाड़ी में बैठ गया और लगभग 2-3 घंटे उस गाड़ी में बैठा रहा कि किसको जगाऊं। 4 बजे रात को कैसे जगाऊं। मोबाइल मेरा रखा था रूम में और मैं बैठा था गाड़ी में, तो फोन भी नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार की जो है घटनाएं बड़ी ऐसी घटी हैं कि जिससे गुजरना पड़ता है। इसलिए निवेदन है कि कुत्तों को इतना ना पालें, ऐसा ना पालें कि वो कुत्ते जो है मेहमानों को, अतिथियों को और उनकी सेवा में ही लगे रहे। अन्य इसकी जगह अपन गाय की सेवा कर सकते हैं और देसी कुत्ते पालें जिनको रोटी डाल दी नहीं तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। खर्च कम है, सुरक्षा ज्यादा है। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रणाली बहन जी को आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद मैं शरद वर्मा जी को सुनूंगा और आदरणीय रंजना जी को सुनूंगा। पहले प्रणाली बहन जी। ओम। अभी अभी तो बंदरों के बारे में बोला जा रहा था। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र कोकण भाग में बारी यानी देवराई बोलते थे। वो देवराई ऐसा राखीव क्षेत्र हर गांव में होता था। उस तो मेरे मन में एक विचार आया कि ये बारी देवराई अब नष्ट हो रही है, तो क्यों ना उसकी रक्षा हर गांव में फिर से की जाए और देखभाल हो जाए। वहां फल देने वाले पेड़ लगाए जाए, जैसे अमरूद जो जल्दी आते हैं, आंवला, आम आदि पेड़ लगाए जाए। तो हमारे सामने जो ये समस्या आ रही है बंदरों की, जो हमारे गांव को साफ कर रहे हैं, यानी बहुत बहुत पीड़ा होती है। हमारे यहाँ तो मेरा मायका है, वहां बोले कि जो जानवरों को खाने के लिए पकाया जाता है वो ही घर में आकर खा गए। इतनी समस्या आ गई है कि हमारे यहाँ तो घर नजदीक नजदीक नहीं होते हैं, तो ये बंदरों का जो पीड़ा है बंदरों की वो बढ़ रही है। तो क्यों ना गांव गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे आकर ये देवराई, ये राखीव क्षेत्र होता है, वहां अच्छे फल देने वाले, जल्दी फल देने वाले वृक्ष लगाए जाए, तो ये बंदरों की जो समस्या है तो थोड़ा उसका जो ये है तो कम हो जाएगा। ऐसा मेरे मन में अभी अभी विचार आया, तो मैंने सदन के सामने रख दिया। ओम। जी धन्यवाद बहन जी। आपको आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और रामकृष्ण रघुवंशी जी ने जब छत्ते में हाथ डाल ही दिया है तो अब सुनते हैं आदरणीय शरद वर्मा जी को। वो आए और अपना सुझाव रखें। आप अपना सुझाव कुछ देना चाहते हैं सदन को, सादर आमंत्रित करता हूँ सम्मान के साथ। शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जो जानवरों की कंट्रोल की हो रही और जो प्रकृति को आदमी ने जिस तरीके से दोहन किया है, बिगाड़ा है, आप बेरी के नीचे आ जाए। भुगतना है। आप बेरी के नीचे आ जाए प्लीज। जी 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 ओ जी आ रही आवाज। जी मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो प्रकृति में जिस चीज का नुकसान अपन ने किया है उसका तो आपको भुगतना पड़ेगा, उसके उपाय ढूंढने पड़ेंगे। अभी कुछ से सायरन आ गए हैं
जिनको खेतों में लगा दिया जाए। जैसे मेरे यहाँ मक्का लगी हुई है, जंगली सुअर आती थी, तो अभी गवर्नमेंट ने सायरन दिया है जिसमें सुअर को शेर पकड़ रहा है, ऐसी आवाज निकलती है उससे, तो उसकी आवाज की वजह से सुअर आना बंद हो गई खेत में। ना ही सुअर को दवा डालनी पड़ी और ना ही कुछ, तो ये कंट्रोल हुआ से सुअरों का। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे तोतों को भगाने के लिए, पक्षियों को भगाने के लिए ऐसे सायरन एमपी गवर्नमेंट जिसपे सब्सिडी है, और वो यार आप लेते, हमारे यहाँ कृषि अभियांत्रिकी में वो यंत्र मिलता है जो जिसकी कॉस्ट 25,000 रुपए है और उस पे 15,000 रुपए अनुदान है, 10,000 रुपए में मिल रहा है। सोलर से चलता है वो, दिन भर उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और रात को वो सायरन बजता है। 2 एकड़ के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए एक सायरन पर्याप्त होता है, उन्होंने ऐसा बताया। मैंने अपने खेत में वो सायरन लगाया है और उससे वो कंट्रोल हो रहे हैं, बहुत अच्छे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिनमें अपन लोग जानवरों को ना भी मारे, नहीं उन्हें तकलीफ देना चाहते तो ना दें, और आप अपने खेत पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी एमपी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके लिए काफी काफी सारे लग गए हमारे, इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। और अगर लोग और भी इस विषय में चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं, तो उन्होंने निकाला है। दूसरा, अभी जैसे मेहरा साहब के यहाँ वो जो बॉम्बे वाले बता रहे थे कि मेड़ पे कुछ स्प्रे कर देते तो वो 15-20 दिन तक कोई भी जानवर नहीं आ पाता है। और किसी ने बताया कि जैसे जो बड़े बड़े अपने जहाँ पे शेर सर्कस में होते हैं, तो वहां से अगर शेर की आप यूरिन ला के और उसको पेड़ों पे छिड़काव करते हैं तो 1 हफ्ते तक जंगली जानवर आने में उनको, क्योंकि उनको स्मेल आती है और तो वो नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी भी चीजें आ रही है कि ना ही आपको जानवर मारने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको ऐसी चीजें करनी की पड़ेगी जो उनको भी तकलीफ रहे और अपने को भी रहे। लेकिन ये बहुत सच है कि जिस पे बीतती है, जैसे मान लो कि मुन्नीलाल सर गए और कुत्तों ने उन पे वो किया, कुत्तों से वो परेशान हुए, तो ऐसे ही खेत में भी है, जिस आदमी की फसल खा जाती है उसका दुख आप समझेंगे तो वो बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि जैसे जिसकी फसल खा जाता है, साल भर की मेहनत को जब फसल मिटा देती है तो फिर इंसान भी राक्षस बनने की प्रवृत्ति पे आ जाता है और मारने को उतारू हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इसकी तरफ जैसे अभी एमपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बढ़ाया, ये सन लेके आए, ऐसे ही कुछ चीजें मेरे ख्याल से खेतों में लगानी चाहिए जिससे कि उनको भी तकलीफ ना हो और अपनी खेती भी बहुत अच्छे से हो सके। जी बिल्कुल सत्य बोला, जातन लागे वो तन जाने। तो जिस पे बीतती है वही जानता है। तो यादव सर, आदरणीय यादव सर के ऊपर जो बीती तो उन्होंने सुना दी। जी जी बिल्कुल, जी जी धन्यवाद आदरणीय शरद शरद वर्मा जी। आपने सारी बातें आपने बहुत साधारण उपाय बताए हैं कि हमारी हिंसा भी बच जाएगी, जानवरों से रक्षा कैसे हो किसानों की। आप हमेशा किसानों के हित में बोलते हैं। गाय के लिए भी आपने जो है योगाहार कार्यक्रम में बहुत अच्छा संबोधन किया था कि गाय की रक्षा हमें करना है। लोग बाग कुत्ते पालते हैं, गाय नहीं पालते हैं। आपने कहा भी था तो, और आप हमेशा गाय पालन के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। गाय रक्षा के लिए गाय की भोजन आपने निर्माण कर रहे हैं, गौ पालन के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे एक मित्र हैं धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी, किला खरगापुर। वो एक बहुत बड़ा कुत्ता पाले थे। वो जब बाहर निकले, अभी कोरोना काल की बात है, और बाहर से एक हाथ में कोई डंडिया वगैरह लेके आ रहे थे, वो कुत्ता बाहर आया और वो कुत्ता उन पर, चाहे वो उस डंडा को देख करके ऐसा झपटा कि उनको उसने जमीन पर पटक लिया और इतने वार किए। उनकी चूंकि धर्मपत्नी अंदर से देख भी रही थी, लेकिन उनके यहाँ एक मर्यादा है, रानियां बाहर नहीं निकलती हैं। वो चूंकि हमारे किले में रहते हैं खरगापुर, और वो अंतुगत्वा जब हमने उनको देखा जैसे तैसे, तो स्थिति ये आई कि लास्ट में उन कुत्ते को उनको मारना पड़ा।
किसी न किसी रूप में, क्योंकि उनके ऊपर इतने घाव कर दिए थे कि वो तो जान से ही खत्म कर देता। ऐसे जानवर जो हिंसक जानवर हैं, इनको नहीं पालना चाहिए, और देसी कुत्तों को पालें और अपने खेत की रक्षा करें, पशु पक्षियों की रक्षा करें। और मैं आदरणीय हमारी बहन रंजना जी कुछ सुझाव देना चाहती हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जी, सदन में सभी को ओम और आदरणीय भैया जी धन्यवाद। जैसे कि आज सब्जेक्ट चल रहा है हमारे पशुओं के बारे में, और प्रकृति ने मनुष्य के साथ जितने भी जीव बनाए हैं वो सब कुछ ना कुछ अपने लिए काम करे रहे हैं। जैसे कितनी भी क्या बोलते हैं उसको, बड़ा से बड़े शेर और कुछ हाथी इतने बड़े भी है, फिर भी इतनी एक छोटी सी चींटी है उसका भी कितना महत्व है, ये सब हम जानते हैं। तो ऐसे ही कुत्ता की बात आती है तो मुझे भी कुछ कहना था कुत्ते के बारे में, कि आजकल सभी का ये शौक हो गया है कि कुत्ता पालना। और कुत्ता पाले भी तो कैसे पालेंगे, वो देसी कुत्ता नहीं, जिनके जिनके यहाँ है वो भी है विलायती कुत्ते देश। और फिर वो कुत्ते भी ऐसे लगते हैं काले और बड़े बड़े, ऐसे मोटे मोटे, और फिर उनको भी कैसे गेंडे जैसे लगते हैं, ऐसे उनको देखे तो भी डर लगता है। ऐसे कुत्ते कोई कोई जिनके घर में सफेद वाले और ऐसे कुत्ते रहते हैं, फिर उनका एक दिन का खर्चा रहता है 5,000 रुपए। देखिए सोचिए कि एक कुत्ते का कम से कम 5,000 रुपए, उसके लिए शैम्पू रहता है अलग से, उसके लिए साबुन रहती है अलग से, उसके लिए टॉवेल रहता है अलग से, उसके लिए कंघी रहती है अलग से, उसके लिए सब कुछ अलग, और कुछ भी काम का नहीं रहता है। बस पहले हमारे घर में कुत्ता रहता था देसी कुत्ता, तो वो बाहर उसको एक कुछ डाल दिया तो वहीं पर बैठता था बाहर। और फिर अभी ये कुत्ते जो है पाल रहे हैं, ये कुत्ते उनके पूरे घर में प्रवेश करते हैं, किचन तक बेडरूम तक सब घर में कुत्ता आराम से फिरता है। बोलते हैं उसको नाला है, उसको स्वच्छ कर दिया है, वो कहीं पर भी नहीं खाता है, बोलते हैं उसके लिए ताट अलग, उसके लिए थाली अलग, सब कुछ उसके लिए अलग। और किसी किसी को गाड़ी भी नहीं रहती है, मगर कुत्ते को गाड़ी पर लेके घूमने के लेके जा रहे हैं। और किसी के घर के बाहर हम आराम से जा भी नहीं सकते हैं। मालूम है कभी हम कॉलोनी में घूमेंगे तो इतने जोर से ऐसे लगता है कि आकर हमें पकड़ लिया, वो उसे उसको बांध कर रखना पड़ता है। कैसे ऐसी दयनीय अवस्था है, आर्थिक व्यवस्था जो है किसी के पास वो ऐसी है कि वो कुछ कर नहीं सकते, मगर अपने शौक के लिए कुत्ते पाल रहे हैं। बस ये ऐसी व्यवस्था है, यही कहना था मुझे। जी धन्यवाद। ओम। जी बहन जी, बहुत सुंदर आपने सुझाव दिया। कुत्तों को लेकर कितने व्यक्ति कर आज के सदन में जानवरों की रक्षा के लिए जो आज डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो बात कही है, जब से चली है, इसमें सदन इस नतीजे पे पहुंचे हैं आज कि हम सबको कुत्ते नहीं, विदेशी किस्म नस्ल के कुत्ते नहीं पालना चाहिए, जिन पे खर्च ज़्यादा हो रहा है, जिनकी सेवा हो रही है। व्यक्ति जो है अंदर कुत्ते हमें देसी पालें और अपनी रक्षा के लिए वो भौंकते भी हैं और काटते भी हैं, और ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो घरेलू जो कुत्ते हैं उन पे बहुत ज्यादा खर्च है, इसको बचाएं और कुत्ते कम पालें। व्यक्ति तो एक कुत्ता नहीं, 5-5, 6-6 कुत्ते जो पाल के रखते हैं, तो इससे ये गौशाला चला सकते हैं। बहुत बहुत शादबाद। और हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी से प्रेरणा लें कि आप जो है गाय को पालें, गाय को साइलेज जो निर्माण करते हैं, इस प्रकार के प्रशिक्षण भी लें, तो आपको भूसा जहाँ उपलब्ध नहीं होता है वहाँ साइलेज से आप गायों की रक्षा कर सकते हैं। और मक्का बो करके उसका साइलेज बनाएं, गाय को खिलाएं, गाय को पालें, उनका दूध लें, और आप बहुत सुंदर जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और हमारी गाय, देसी गाय को बचाया जा सकता है। अब मैं आज लगभग 8:13 हो गए हैं, और हमारे भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर से अपना सुझाव देना चाहते हैं। आप आए और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। आदरणीय भगवान दास जी।
जी, आदरणीय सदन को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज की किसानों के हित में बहुत अच्छी उपयोगी वार्ता हुई और सभी लोगों को जानकारी हुई। मुझे भी थोड़ा जानकारी थी कि जो जंगली जानवर परेशान करते हैं तो उनको अपनी जो डॉक्टर फिनाइल आती है, डॉक्टर ब्रांड की, उसको लें और अपने खेत के घेर के रस्सी बांध दें और वो रस्सी में बीच बीच में 10-10 के फुट के अंतर में रद्दी कपड़ा में उसको फिनाइल से डुबा के और बांध दें। और ये प्रक्रिया अपन हफ्ते में एक आध बार अपनाते रहें तो कोई भी जंगली जानवर आपके खेत में प्रवेश नहीं करता है। ऐसा हम लोगों को बताया गया था अपने पतंजलि कार्यक्रम में हरिद्वार में। तो ये मुझे जानकारी थी, आज था, तो मैंने कहा मैं इसको शेयर कर दूं। और अभी अब ठंड का समय चल रहा है तो सभी को शिलाजीत लेना चाहिए। 2-2 बूंद शिलाजीत जरूर लें, तो उससे ठंड से बचेंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जॉइंट पेन नहीं होगा और कमजोरी नहीं रहेगी। और अभी अभी एक नया शिलाजीत और अपना स्वर्णयुक्त आ गया है, तो वो भी ले सकते हैं। अभी नया लॉन्च हुआ है स्वर्ण शिलाजीत, सोने वाला। तो ऐसा मेरा सभी को। जी भगवान दास भैया जी, 1 मिनट। एक पेशेंट है यहाँ, तो उनका किडनी स्टोन का है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, तो किडनी स्टोन के लिए बहन जी असमरी हर क्वाथ चाहे तो नोट कर लें। 1 मिनट 1 मिनट। जी, हाँ बताइए। जी, असमरी हर क्वाथ, उसको सुबह शाम उबाल के पीना है। उसमें विधि लिखी रहती पैकेट के ऊपर। और वृक्क दोष हर क्वाथ, दोनों को मिला लें। वृक्क दोष हर और असमरी। इसके बाद असमरी हर रस नाम से आता है एक पाउडर, डिब्बी आती है 50 ग्राम की। तो उसको सुबह शाम लेना है, 1-1 चम्मच शहद के साथ ले लें या पानी के साथ ले लें। और अभी उसका नाम नहीं आ रहा है, क्या है, एक और नई दवा बनाई है अभी स्वामी जी ने, तो मैं विस्मृत हो रहा हूँ। इसे कई मरीजों को देता तो रहता हूँ, कई दिन से बैठा नहीं अपने केंद्र में, तो वो देना है। जी जी, धन्यवाद भैया जी। जी, मैं बता दूंगा आपको। जी मैं जी, अब ओके ओके। एक और और टैबलेट। हमारे, जी, मैं भी एक कहना चाहती हूँ कि हमारे सदन में भगवान दास भैया जी जो भी कुछ टिप्स देते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, और बीमारी के बारे में औषधि बताते हैं, वो बहुत ही लाभ मिलता है। ये मैंने खुद ट्राई किया है, इसीलिए मैं भगवान दास भैया जी को रोज टिप्स देने के लिए कहती हूँ। जी धन्यवाद। ओम 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 बहन जी, ओम बहन जी। ये जो किडनी में पथरी है, पारिवारिक नुस्खे स्वामी जी बताते हैं भारत स्वाभिमान वाले पुस्तिका में। वो कुल्थी के दाल और ये पत्थर चट्टा का प्रयोग करने स्वामी जी बताते हैं। पारिवारिक जो ये है समाधान है, घर में इसको प्रयोग कर सकते हैं, अपना व्यवहार में ला सकते हैं। कुल्थी के दाल और ये पत्थर चट्टा का पत्ता सवेरे दोपहर शाम 3 बार 2-2 3-3 पत्ता करके लेना। जी जी भैया, धन्यवाद। 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 मैं हम अभी रामकृष्ण रघुवंशी जी को सुनेंगे, प्रणाली बहन जी को सुनेंगे। इसके पहले हमारी श्रीमती जी कुछ बोलना चाहती हैं उसी कुत्ते पालने के लिए। तो वो बोल रही हैं कि जंगल में जो रहते हैं उनको कुत्ता पालना अति आवश्यक है। शहर में जो उन्हीं के मुंह से सुनिए, बोलिए। शहर में कुत्तों पालने की जरूरत नहीं है, और जो जंगल में रहते हैं उनको 6-6 कुत्तों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनकी गाय की रक्षा कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं, वो कुत्ते पाल सकते हैं।
ये उन्होंने कहा है, उनका मत था, बोले नहीं जंगल में जो रहते हैं उनको जरूरत है और शहर में रहते हैं उनको कुत्ते नहीं पालना चाहिए, शहर में कोई जरूरत नहीं है। जी रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी ओम। जैसा कि अभी जो किडनी स्टोन का बहन जी पूछ रही थी, रंजना बहन, तो उसके लिए बहुत सरल उपाय है। और मैंने अपने चाचा जी के लड़के बहुत परेशान थे और डॉक्टर मालवी को दिखा चुके थे, तो एक प्रयोग हमने बहुत सरल किया था। अनार हर जगह आसानी से मिल जाता है। अनार के दाने सुबह सुबह खाली पेट ले ले, एक प्लेट में छील के पूरे दाने इकट्ठे कर ले और उसमें एक पंच तुलसी आती है, तो पंच तुलसी की 5 बूंदें डाल ले। और केवल 3 दिन से 4 दिन मैंने प्रयोग कराया था, उसमें 7 mm 8 mm 7 mm तक की पथरी ब्रेक होके टुकड़े होके पेशाब के जरिए पानी पीते रहे तो तुरंत निकल जाती है, वो कोई बड़ा विषय नहीं है। तो बड़े अचरज का ये प्रयोग रहा मेरा, तो उसमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो अनार के दाने और उसके ऊपर पंच तुलसी की बूंदें सुबह खाली पेट 3 दिन से 4 दिन प्रयोग करा दीजिए। जितना स्टोन होगा यूरिन से पूरा बाहर निकल जाएगा ब्रेक होके। जी ओम। जी भैया धन्यवाद। क्योंकि अनार के वही दानों की कहते हैं मात्रा क्या होगी आदरणीय? कि जी अनार के दानों की मात्रा क्या होगी? अनार के दाने की मात्रा, जैसे आप एक प्लेट में पोहा लेते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं ना, उतने जी उतने दाने हो। एक जी एक छोटी प्लेट जो आप पोहे की नाश्ते की करते हैं, उतने दाने होना चाहिए। और पंच तुलसी बाजार में 150 रुपए में आराम से मिल जाती है, 200 रुपए में। तो उसकी 5 बूंदें उसमें डाल लें, सुबह खाली पेट रहे। और उसको लेने के बाद ध्यान रहे आधा घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और बहुत सरल उपाय है। इससे सस्ता इलाज मुझे तो नहीं समझ में आया। जी ओम। जी बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद भैया जी। क्योंकि एक पेशेंट था मेरे पास, तो वो बोल रहे थे 1 महीना हो गया और उन्होंने आयुर्वेदिक भी दवा ली, होम्योपैथी भी दवा ली, मगर 1 महीने में 7 जो बोला तो वो मिनिमम था, तो वो वो कुछ मेरे भी प्रणाली बहन जी, वो भाई साहब जा रहे हैं ये ट्रैक्टर लेके, और वो यही थे हमारे मदन भैया, वो अभी ट्रैक्टर खुद चला के जा रहे हैं। वो इतने परेशान थे, वो अब आगे निकल गए, नहीं तो मैं रोक के उनसे बात कराता आपकी। ये इन्हीं को हुई थी वो पथरी और बहुत परेशान थे। वो जो अभी ट्रैक्टर जा रहा है ना, चला के वही जा रहे हैं, वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। भैया जी, दीदी हम दीदी इसी का दीदी ये समाधान बहुत कर सकते कारगर हैं, उपाय ये है। हमारे लिए बहुत होगा कि बाकी के जो भी कोई समस्या है हम सदन में डिस्कस करेंगे तो उनको अवश्य लाभ मिलेगा। जी आदरणीय रंजना जी, इस सदन में सारी समस्याओं का समाधान है। जो योग करेगा उसको संसार की किसी भी समस्या का समाधान हमेशा हल होगा। तो यहाँ जो भी जिसकी समस्या है, किसी को भी, किसी परिचित को कोई कहता है, उसको अवश्य इस योगाहार कार्यक्रम में जोड़िए और उस समस्या का समाधान पाइए। देखिए आज कितना बड़ा समस्या का समाधान हुआ है। किडनी एक और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, व्यक्ति परेशान होता है, परंतु उस समस्या का समाधान नहीं होता है। यहाँ जो है सब कुछ, हर चीज के अनुभवी यहाँ अपने विद्वान लोग जुड़ते हैं, अनुभवी जुड़ते हैं। जी शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, सम्मान के साथ वो आए और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जी ओम। आज सदन में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दुबे जी ने जो दी है, जानवरों से कंट्रोल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी इतनी आवश्यकता है इसकी चर्चा पे, इसकी जितनी भी चर्चाएं हो। जैसे आज हमें नीलगाय पे जो गधे का विषय में जो मिला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक हम भी लोगों को बता नहीं पाए थे। अब हमारे यहाँ जो आदिवासी गांव है, वहां पे नीलगाय बहुत आती है, और ये गधे वाला जो प्रैक्टिकल बताया वो हम बताएंगे। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने भी जो बारीकी से अध्ययन किया है कि जैसे जो फार्म पे अपने कुत्ते हैं और रात को कोई जानवर खेत के अंदर आता है और टिटेरी का चिल्लाना होता है, जैसे ही टिटेरी चिल्लाती है कि देसी कुत्ते जो अपने कुत्ते हैं या कोई भी कुत्ते हो, सारे कुत्ते जाके जहां टिटेरी चिल्ला रही है वहां पहुंच जाते हैं। और वहां पे मैंने देखा कि कोई ना कोई, जैसे जानवर सुअर हुई या कोई लड़ैया हुआ, जो भी जानवर है वो वहां दिखता है और उसको भगाते हैं। ये प्रकृति का एक कंट्रोल मैंने बहुत पास से देखा कि टिटेरी का चिल्लाना होता है, इधर से कुत्तों का भागना होता है और कुत्ते उसको भगा के आ जाते हैं। ये प्रक्रिया देखी है बहुत पास से, तो बड़ा ही ये मतलब दृश्य है। और इसको ये आज जो गधे वाला एक मिला है वो बहुत अच्छा मिला। मैं उनका भैया का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सदन से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, तो मैं बहुत
अरे इधर पेड़ जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आपने जो टटहरी की बात कही है बहुत देखिए महत्वपूर्ण है। रघुवंशी मैं भैया अनुभव के किया कुत्ते आ गए उधर, देखिए। अरे भाई है? साहब ये देखिए ना 5-5 6-6 अब इनका क्या करूं, मेरे पीछे पड़ गए। कोई यहाँ पे है ना बाहर गांव से आके छोड़ गया इनको। मतलब कुत्ते पड़ गए पीछे। अरे और एक नहीं है कितने गुरु जी, 2 देखो, 2 वो हैं, 3 4 5 6 और एक 7 बच्चे हैं। अब इनको कहाँ करके आऊं मैं, बताओ। ये छोटे रहने दो, देसी कुत्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जरूरी है, वो भौंकेंगे और रक्षा करेंगे वो जानवरों से। तो ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी रही, संवाद रहा। आदरणीय प्रणाली बहन जी शायद कुछ बोलना चाहती हैं, सादर आमंत्रित हैं। तो सदन में बहुत अच्छी चर्चाएं हुई किडनी के पर। बहुत सारे कुत्ते का तो प्रॉब्लम सबने मिटा ही दिया। बहुत अच्छी चर्चा हो गई। मुझे तो लगता है आज डॉक्टर जी ने इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया, तो एक गाना हो जाए उनका। आप बोले थे ना गाना लेने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे बोलना था। अंत अरे में डॉक्टर गाना साहब, सुनने को जी जी मिले। जी जी डॉक्टर साहब मन करता है गाना सुनने के लिए, क्यों शरद वर्मा जी? जी बहुत बढ़िया। बगैर गाने के, बगैर बंदे के कोई मजा ही नहीं है साहब। हाँ, आइए डॉक्टर साहब। सदन में डंडों की जरूरत। भाई गाना सुबह सुबह से रंजना जी ने सुना दिया था, बहुत अच्छा गीत, बड़ी एक कोकिल भाषा में, अच्छी भाषा है उनकी, बड़ा अच्छा गला है। और डॉक्टर साहब अगर सुन रहे हो तो आपने सादर दुबे आमंत्रित। जी को बोला था ना, बाद में हाँ दुबे सर वो सुनाएंगे कविताएं। हाँ हाँ, दुबे जी को जी, सादर और आमंत्रित। भैया जी नीलकंठ साबड़े भैया जी को भी बुलाइएगा, कल का जो प्रोग्राम था उनके बारे में थोड़ी। जी बिल्कुल, नीलकंठ सावले अरे जी। हाँ साहब, उनको धन्यवाद देना तो रह ही गया। हाँ यार, धन्यवाद देना भूल गए यार। पहले तो धन्यवाद रंजना जी का है, रंजना जी ने नीलकंठ सावले जी को जोड़ा, 2 बार चर्चा भी की। और नीलकंठ सावले जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि दोनों, नीलकंठ सावले जी और रंजना बहन जी, दोनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद सदन को दिलवाया। इसलिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं और आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीलकंठ सावले जी। आदरणीय धन्यवाद, सभी सदन को प्रणाम। ओम। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही हाँ, है। आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, क्योंकि एक कॉल भी आ रहे हैं, हमारे राज्य प्रभारी अभी निकल रहे हैं दिनेश जी राठौर, तो इसके तैयारी में हूँ मैं। तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हम आदरणीय रंजना बहन जी ने को, कि उन्होंने कल याद दिया मुझे। अ, आज के सदन में ये बहुत अच्छा विषय पर चर्चा हो रही थी, जैसे कि जो जंगली जानवर हो या ये अपने गांव में शहर में आने लगे, तो क्यों आने लगे सबको तो याद है। उनका जो खाना है वो अपन ने नष्ट कर दिया। तो पहले जैविक खेती में जो मिक्स क्रॉप का ये होता था, शेड्यूल होता था, वो होना चाहिए। तो जैसे अपने जैविक खेती में अभी अपन आंतर पिक करते हैं, जैसे सोयाबीन में ज्वार और अलग अलग जो आंतर पिक की रचना करते हैं वो छोड़ दिया, एकल पिक पद्धति कर दिया। इससे भी वो गांव में आने लगे हैं। तो ये जैविक खेती करेंगे तो ये आपका जो बंदर है या जंगली जानवर है उससे कम हो जाएगा और इससे अपने को राहत भी मिलेगी। तो ये जो जंगली जानवर के इसमें है, तो इसमें अपन ने मेड़ पर के जो बेर के पेड़ थे, अलग अलग जो पेड़ फलदार पेड़ थे वो नष्ट कर दिए हैं। वो मेड़ पर जो पेड़ रहते थे उस पर से भी इसके जो अंदर का अपना फसल था उसका नुकसान कम होता था। और सरकार के तरफ से भी रोड के तरफ जो पेड़ लगाने चालू हो गए, इससे भी ये अपने विदेशी वृक्ष लगाना चालू कर दिया, क्योंकि इससे फल नहीं आते। कुछ कुछ तो पेड़ ऐसे देखे हैं मैंने कि उस पर पंछी भी नहीं बैठ सकते, उसमें पत्ती नहीं होती, उसमें पेड़ नहीं, फल नहीं होते। इसके वजह से ये जानवरों को खाने में दिक्कत, खाना कम पड़ गया तो वो गांव में शहर में आने लगे। तो एक जो फसल, एकल फसल का, जैसे हमारे महाराष्ट्र में अभी सोयाबीन, उसमें कुछ भी नहीं लगाते। तो ऐसे पिक पद्धति न हो, इसमें पहले लोग आंतर पिक का बहुत उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करते थे। इससे जो जंगली जानवर है इसको खाने में मिलता था।
आज ये पद्धत सब बंद हो गई। इसके वजह से आज ये जंगली जानवर को खाना नहीं मिल रहा। इसकी वजह से ये अपने इधर गांव में शहर में भटक रहे हैं। और रही दुबे सर ने जो बात बताई, इसके उपाय तो और सभी विद्वान जनों ने जो बात बताई, उपाय बताए, वो बहुत अच्छे तरह से उस पर अमल करेंगे और लोग इससे राहत मिलेंगी। तो हम अभी हमारे आदरणीय श्री हमारे महाराष्ट्र के राज्य प्रभारी दिनेश सर के लिए आ रहे 5 मिनट में, तो हम उनके तैयारी में है अभी। तो कल स्वामी जी ने मेरे घर में चरण स्पर्श हो गया और आपके पूरे सदन में योगाहार में जो धन्यवाद हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा। और मैं मेरे वाणी को अभी विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका बहुत नीलकंठ बहुत सावले जी। धन्यवाद कल सदन के लिए। ये शरद जी के यहाँ चरण पड़े और आपके यहाँ चरण पड़े, दोनों शरद जी और नीलकंठ सावले जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत ही अच्छी बात रही, सदन में बहुत लंबे समय पर चर्चा चली। निश्चित है इसका सदन में प्रभाव पड़ेगा और छत्ती में हाथ डल ही गया है तो डला रहने दो, चलेगा, चलने दो। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को, वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। भगवान दास जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? आदरणीय जी पहुंच रही है? अच्छा मैं जी जी ओम जी ओम। सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। और आज बहुत अच्छी क्लास रही हमारी, योगाचार्य जी ने भी बहुत बढ़िया योग कराया हमको और सबने अपनी अपनी जानकारियां दी। तो आज हमारे इस सदन में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय यादव जी, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय डॉक्टर भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, ब्रज गोपाल सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कुलदीप पुन्याल जी, नीलकंठ सांबले जी, निर्मला जोशी, ओंकार नाथ जी और हमारे आदरणीय पतंजलि फार्मर समृद्धि पवन सर जी, आदरणीय बहन जी प्रणाली जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रूप सिंह राजपूत जी, शरद वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर प्रसाद जी और विनोद, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी और योगाहार से, और जो हमारे उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा ओम नमन वंदन अभिनंदन। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वास्थ्य ही हमारी समृद्धि है और हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी के साथ सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी। उनको आप उनको जोड़िएगा, जो वो पिंडा बनाए थे ना, उनने क्या नाम दिया था उनका? धान के प्यार वाले मशीन से बनवाए थे, आशुतोष नाम था ना उनका। उनको चीफ गेस्ट बनाइएगा एक दिन, उनका मार्गदर्शन मिलेगा सदन को। सबको प्रणाम। प्रणाम सबको। प्रभारी महोदय जी, अपने किसानों का ट्रेनिंग करवाने की तैयारी हो जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। अभी बस तैयारी है भैया, बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए। बने सिंह जी, आप तो किसानों के वो अपना वो चयनित कर लें अभी से जी, और पहला काम आप ही के यहाँ से शुरू करेंगे। जी 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 भव्य भव्य शुरू होगा, भव्यता के साथ। जी 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 बिल्कुल, बस तैयारी है, इसी महीने में लगभग हो जाएगा शायद। जी 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 भैया, आपका तो सुझाव, आपका तो आपने कहा तो सब, और 4 साल को हो रहा है भैया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 4 साल चलेगा ये प्रशिक्षण। अरे 4 साल में तो इतिहास बदल देंगे देश का। हाँ, तो इतिहास ही तो बदलना है। जी पतंजलि ही भारत का भविष्य है और आप जो है
जैसे लोग वो कहते क्या हैं ना है कि फलाने एक बार अपने गांव का किसानों का ट्रेनिंग हो जाए तो वो क्या सोशल मीडिया पे वायरल होगा, सब कुछ होगा, तो किसानों हाँ को तैयार बिल्कुल करते जाएंगे फिर अपना आगे आगे। ऐसे देखिए ऐसे ही होना है। और मैं तो स्पेशली आपके यहाँ आऊंगा, शुरुआत कराऊंगा, बहुत अच्छे से होगा, जी जी जी। जल्दी होने वाला है। ओम। जी मनीष सिंह भैया जी, बहुत सुंदर सुझाव आपके, धन्यवाद ओम सभी को। सब लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें, और बस। और प्रभारी महोदय और रंजना बेन को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि महिला ट्रेनर भी अपन को साथ में तैयार करना है प्राकृतिक खेती के लिए, हो जाएंगे, जी सब भैया, हो क्योंकि हम महिला अवश्य जो एक बार करेंगे। जीवन में उतार लेती है ना, वो वापस छोड़ती को नहीं, और खेती में महिलाओं का 80% योगदान